नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओजांग आईएएस एकेडमी में। माइंड मैप्स की सीरीज जो हमारी चल रही है, जिसके अंदर हम काफ़ी सारे माइंड मैप्स को डिस्कस कर रहे हैं जो करंट अफेयर्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। उसी श्रृंखला की कड़ी में आज हम एक और नए माइंड मैप के साथ मिल रहे हैं, जिसका टॉपिक है वेब 5.0 या 5.0, दोनों नामों से इसे पुकारा जाता है। इसके बारे में हम डिस्कशन जो है एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं। हाल ही में ट्विटर जो एक बड़ी फर्म है, आप जानते हैं, उसके जो पूर्व सीईओ है जिनका नाम है जैक डॉर्सी, उन्होंने ये कहा है कि वो एक वेब 5.0 जो है वो डेवलप करेंगे, 5.0 या 5.0 जो है वो डेवलप करेंगे, जो कि ऑनरशिप ऑफ डेटा एंड आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा। यानी डेटा और पहचान का स्वामित्व, यानी आप अपना डेटा जो है जितना भी इंटरनेट पर डालते हैं, अपनी जो आइडेंटिटी अगर कहीं इंटरनेट पर रिलीज करते हैं, अपनी पहचान जो है वो कहीं इंटरनेट पर डालते हैं, तो उसके ऊपर कंट्रोल जो है, ऑनरशिप जो है वो आपकी रहेगी। आप कितना उसे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, कितना आप उसे प्राइवेट रखना चाहते हैं, ये सब चीजें जो है वो वेब 5.0 के अंदर अवेलेबल, उपलब्ध जो है वो आपको हो पाएंगी। ऐसा एक कंसेप्ट जैक डॉर्सी जो है वो अभी रिसेंटली लेकर के आए हैं। इसको समझने के लिए वेब 5.0 क्या है, इसे समझने के लिए पहले हमें वेब 1.0 क्या होता है, 1.0, 1.2.0, 3.0, जनरली अभी हम 3.0 के आने का वेट कर रहे हैं। 2.0 तो चल ही रहा है, 3.0 कुछ कुछ जगहों पर यूज होने लग गया है। तो वर्तमान स्थिति में हम 3.0 तक पहुंचे हैं और ये सीधा 5.0 की बात जो हो रही है, ये क्या स्थिति है, पहले 1.0, 2.0 इन्हें समझ लेते हैं, फिर समझते हैं 5.0 क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वेब 1.0 जो है वो आया था, जिसने डिजिटल संचार नेटवर्क में सबसे पहला कदम रखा था। और जनरली इसे हम रीडेबल डेटा के रूप में देखते थे, यानी कि अगर हमें किसी चीज को पढ़ना है, केवल और केवल पढ़ने के लिए इसका उपयोग होता था। इंटरनेट पर कुछ लोगों के पास में प्रिविलेज था, विशेषाधिकार था कि वो इंटरनेट पर कुछ कंटेंट डाल सकते हैं और हम आम जनता जो है उसे देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ देख सकते थे। इसे वेब 1.0 के नाम से जाना जाता है। जनरली जितनी भी वेबसाइट्स हम देखते हैं, उन वेबसाइट्स पर कोई कंटेंट होता है, कुछ मटेरियल जो है वो अवेलेबल होता है, उपलब्ध होता है, हम उस तक पहुंच पाते हैं। उस वेबसाइट को जब ओपन करते हैं तो हम उसे देख पाते हैं। बस इतनी ही फैसिलिटी वेब 1.0 के अंदर हमें मिलती थी। वेब 2.0 जब आया तो ये पढ़ने और लिखने दोनों की आजादी देता था। यानी कि आप किसी, मान लीजिए आपकी अपनी एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पर कोई कंटेंट डालते हैं और आम जनता जो है उसे देख सकती है। इतनी फैसिलिटी तो 1.0 भी हमें दे रहा था। 2.0 के अंदर आम जनता या हम जैसी आम जनता जो है वो उसके ऊपर जाकर के कुछ डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, आप किसी व्यक्ति से जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से कोई रिएक्शन दे सकते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, उससे जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं, आप कुछ लिख सकते हैं वहां पर। यह फैसिलिटी आपको वेब 2.0 के अंदर दी गई थी। 1.0 में ये फैसिलिटी नहीं थी लिखने की, 2.0 में लिखने की फैसिलिटी भी हमें मिलने लगी। वेब 3.0 जो आया वो एक उभरता हुआ शब्द है, अभी रिसेंटली हमें देखने को मिलता है, जो पठन, लेखन और निष्पादन, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट, तीनों ऑप्शंस जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। यानी आप चीजों को रीड कर सकते हैं, कंटेंट जो इंटरनेट पर अवेलेबल है उसे रीड कर सकते हैं। आप कुछ लिखना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं तो आप राइट कर सकते हैं, और किसी काम को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, उसका निष्पादन करवाना चाहते हैं, तो आप उसे एग्जीक्यूट भी करवा सकते हैं। तीनों फैसिलिटीज जो है वो वेब 3.0 के अंदर हमें देखने को मिलती है। और डिजिटल दुनिया के अंदर अगर हम बात करें तो वेब 3.0 के अंदर अभी अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं कि ये और ज्यादा इवॉल्व हो रहा है और इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी सुविधा जो है वो भी ऐड होती जा रही है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कुछ ऐड होता जा रहा है। जैसे आप जनरली देखते हैं कि हम अगर कुछ टाइप करते हैं तो अब हमारी टाइपिंग को देखते हुए वो मशीन जो है, इंटरनेट जो है या आपका मेल जो है वो अडॉप्ट करने लगता है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को ढालने लगता है, उसके अकॉर्डिंगली अपने व्यवहार को बदलने लगता है। दैट इज द मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना बिठाया रखा है, एस्टेब्लिश कर रखा है। वो हमारे बिहेवियर को, हमारे जो व्यवहार है उसके अनुरूप खुद को ढालता चला जाता है। ये भी हमें वेब 3.0 के अंदर देखने को मिल रहा है। अब हम सीधा वेब 5.0 की बात कर रहे हैं। जैक डॉर्सी जो है वो वेब 5.0 की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि वो वेब 3.0 एंड वेब 2.0 की जो दोनों फैसिलिटीज हैं वो दोनों आपको प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं। यानी वेब 3.0 में जो एग्जीक्यूशन का पावर है वो भी आपको मिले, और वेब 2.0 के अंदर जो
डेटा प्राइवेसी थी वो भी आपको मिले, दोनों चीजें एक साथ आपको मिल पाए, इसके लिए काम जो है वो किया जा रहा है। अगर मैं वेब 5.0 की बात करूं तो जैक डॉर्सी की जो बिटकॉइन बिजनेस यूनिट है जिसका नाम है दी ब्लॉक हेड, TBH के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा इसको विकसित किया जाएगा और ये एक विकेंद्रीकृत वेब का निर्माण करना चाहते हैं। विकेंद्रीकृत, अभी वेब जो है वो जनरली केंद्रीकृत होते हैं, सेंट्रलाइज्ड होते हैं, किसी एक कंपनी का या किसी एक फर्म का इस पर एकाधिकार जो है वो चलता है या एक बड़ा डोमिनेंस प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब ये चाहते हैं कि सब कुछ विकेंद्रीकृत हो, यानी मेन चीज जो यहाँ पर आ रही है वो दैट इज द डेटा प्राइवेसी। आपका जो डेटा है जो जनरली लीक हो जाता है, आप किसी भी प्रकार से किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, आप अपना डेटा शेयर करते हैं, मान लीजिए आप अपना फोटो शेयर करते हैं, नाम शेयर करते हैं, आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हैं, ईमेल एड्रेस शेयर करते हैं, व्हाटएवर जो आपका पर्सनल डेटा है वो आप वहां पर शेयर करते हैं और वो किसी दूसरी वेबसाइट तक भी पहुंच जाता है। यानी ये क्या हुआ, डेटा ब्रीच हुआ, डेटा लीकेज की प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिली। ये इससे बचा जा सके, वेब 5.0 का जो मूल्य उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, वो यही है कि डेटा प्राइवेसी पूरी तरीके से मेंटेन रहे, डेटा का लीक होने से पूरी तरीके से बचा जा सके। इसके लिए जैक डॉर्सी जो है ये कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं। TBH जो इनकी फर्म है, बिटकॉइन यूनिट जो है, वो इसके ऊपर काम करने का प्रयास जो है वो कर रही है। अभी जस्ट ये एक आइडिया है, अभी इस पर काम जो है वो होना बाकी है और डेटा को सुरक्षित रखने का मेन फोकस जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सेंसरशिप, सरकार का जो सेंसरशिप होती है, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो भी डेटा पर निगरानी रखती है। वो सरकारों की जो सेंसरशिप है, डेटा पर निगरानी रखने की जो आदत है, उससे भी हमें छुटकारा मिले। हर व्यक्ति का जो निजी अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी जो है, वो निजता का अधिकार जो है वो एक निजी अधिकार है, मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो सभी को मिल पाए, इसके लिए ये वेब 5.0 का निर्माण किया जाएगा। ऐसा जैक डॉर्सी जो है वो हमारे सामने बात लेकर के आते हैं। अगर मैं बात करूं इसका महत्व क्या होगा, सिग्निफिकेंस, तो जितने भी उपयोग करता है, जो भी यूजर्स हैं, हम जैसे एंड यूजर, हम जो यूज करेंगे उसको, उनको पूरी आजादी मिलेगी कि हम इस ऑप्शन को लेकर के चलें कि हमारे डेटा के साथ क्या किया जाए। हमारा डेटा पूरी तरीके से प्राइवेट रखा जाए तो हमारे पास वो भी ऑप्शन होगा कि पूरा डेटा प्राइवेट रहेगा, किसी के भी साथ में किसी भी प्रकार का डेटा शेयर नहीं किया जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि उस डेटा का उपयोग किया जाए, कि कोई कंपनी जो है, विज्ञापन कंपनी है, वहां तक मेरा नाम पहुंच जाए, मेरा नंबर पहुंच जाए, या मेरा डेटा जो है वो शेयर होता रहे, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास रहेगा। कि जो अभी फिलहाल होता है कि डेटा ब्रीचिंग की प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिलती है, कई बार कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि मेरा डेटा शेयर हो, तो वो ऑप्शन भी उनके पास रहेगा, और जो लोग नहीं चाहते कि मेरा डेटा शेयर हो, वो उनके पास में वो ऑप्शन भी रहेगा। ये एक सिग्निफिकेंस, एक महत्व हमें 5.0 के अंदर देखने को मिलेगा। चैलेंजेस क्या है, इससे संबंधित चुनौतियां क्या है? देखिए, अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया है, एक विचार है। भविष्य में इंप्लीमेंट होगा, नहीं होगा, किस प्रकार से होगा, कितना ये हमें आज जो वायदा कर रहा है कि पूरी तरीके से डेटा ब्रीच नहीं होगा, कंप्लीट डेटा प्राइवेसी होगी, ये कितना आगे एग्जीक्यूट हो पाएगा, अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। दूसरा, जितनी भी सरकारें हैं, वो सरकारें कभी इस चीज को अलाउ नहीं करेंगी कि बिना उनके सेंसरशिप के डेटा जो है वो आगे बढ़ पाए। यानी हम किसी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं और सरकार इस पर निगरानी नहीं रख पाए, ऐसा कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। किसी भी देश की संप्रभु सरकारें जितनी भी है, सॉवरेन गवर्नमेंट्स जितनी भी हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई हो, वरना सरकार कभी अपने इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर्स और इन सब चीजों को नहीं सुलझा पाएंगी। मैंने किसी एक व्यक्ति को मेल किया या किसी एक व्यक्ति को मैसेज किया और सरकार को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैंने मैसेज किया ये भी नहीं पता, किसने किया ये भी नहीं पता, किसको मिला ये भी नहीं पता, मैसेज में क्या था ये भी नहीं पता। इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा इशू जो है ये अपने आप में हो जाएगा। आज हम जो अलगाववाद, सेपरेटिज्म, टेररिज्म, आतंकवाद, इन सब घटनाओं से जो जूझ रहे हैं, ऐसी स्थिति में डेटा पर बिल्कुल भी सरकार का नियंत्रण ना होना, सरकार इस चीज को कभी अलाउ नहीं करेगी, कभी इसकी सहमति प्रदान नहीं करेगी। इसके अलावा अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह तंत्र काम कैसे करेगा, इसे कौन संभालेगा। महिलाएं, बच्चे, ऐसे जो ग्रुप होते हैं जो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जिनका डेटा ज्यादा जल्दी लीक हो जाता है, या वो अपनी बच्चे खास तौर से जो है अपनी प्राइवेसी को मेंटेन नहीं रख पाते, वो अभी वेबसाइट को यूज करना इतना अच्छे से नहीं समझते हैं, तो इन सब चीजों पर निगरानी कौन करेगा, इन सब चीजों को रेगुलेट कौन करेगा, नियमित कौन करेगा, इसके लिए फिलहाल कोई ढांचा, कोई स्ट्रक्चर हमें नहीं देखने को मिलता। ये कुछ चैलेंजेस जो है, चुनौतियां जो है वो हमें इसके लिए देखने को मिलते हैं। आगे क्या हो सकता है, आगे की राह क्या हो सकती है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सरकार और प्रमोटर दोनों की ओर से एक उचित खाका और नीति निर्माण की आवश्यकता है। जो प्रमोटर हैं, जैसे कि जैक डॉर्सी की कंपनी जो है TBH,
वो इस पे काम करना चाहती है, सरकार को भी उसके साथ मिलकर के काम करना चाहिए। अपनी पॉलिसीज में, नीतियों में कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता है तो नई नीतियां बनाई जानी चाहिए, कोई एक स्ट्रक्चर बनाने की, ढांचा बनाने की आवश्यकता है तो वो बनाए जाने चाहिए। इसके अलावा वास्तविक दुनिया में प्रभावकारिता का परीक्षण भी किया जाना चाहिए। ये सब बातें अभी जो है वो सिर्फ काल्पनिक बातें हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में ये कितना सक्सेसफुल होगा इसकी टेस्टिंग जो है वो की जानी चाहिए। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा की आवश्यकता और व्यक्तिगत गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जहां भी जैसा भी नीति बनानी पड़े, हमें जैसा भी स्ट्रक्चर बनाना पड़े, लेकिन ये बात सरकार को भी देखनी पड़ेगी कि लोगों का निजता का जो अधिकार है वो उनसे ना छीने, राइट टू प्राइवेसी जो है वो उनसे ना छीना जाए, उनको पूरी तरीके से मिल पाए। इसके लिए सरकार को जितने भी प्रयास करने की आवश्यकता है वो सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। इसके अलावा सरकार को एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सरकार अभी इन सब संस्थाओं के साथ में, इन सब के साथ में मिलजुल करके काम ना करें, भविष्य में सरकार की नींद उड़े और तब तक कोई प्राइवेट कंपनी, कोई प्राइवेट उद्योगपति जो है वो इस फील्ड क्षेत्र को अपने हाथ में हथिया चुका हो, मोनोपोली बना चुका हो और अब वो सरकार को भी अपने इशारों पर नचाए, या लोगों के जो डेटा है सरकार का, जब भी कभी किसी मामले की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि सरकार उसमें इन्वॉल्व हो, और सरकार उसमें इन्वॉल्व रहे तो हमें एक भरोसा रहता है कि सरकार जो है वो जो कुछ भी कर रही होगी अच्छा कर रही होगी। जब भी प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाता है, हम किसी चीज पर रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता जो है उस पर प्रश्न उठता है कि क्या वो व्यक्ति हमारे साथ में उतना विश्वसनीय होगा, क्या वो व्यक्ति इतना रिलायबल है, ये मुद्दा हमेशा उठेगा। और सरकार को इस बात का अभी से ध्यान रखना चाहिए कि ये एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना चली जाए, किसी एक फर्म या किसी एक कंपनी के हाथ में ना चली जाए, वरना भविष्य में हमें फिर वही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि सरकार के हाथ में इसका नियंत्रण नहीं है, किसी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में इसका नियंत्रण में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा इस प्रकार की नई उभरती प्रौद्योगिकियों को अनदेखी भी सरकार को नहीं करनी चाहिए। नई नई जो टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही हैं, उभर रही हैं, उनकी अनदेखी करना हमें भविष्य में महंगा पड़ सकता है, हम उस क्षेत्र में पिछड़ सकते हैं। हम ये गलतियां पहले भी कर चुके हैं कि दूसरे देश जो अपनाते हैं हम उसके साथ में फिर जाने का प्रयास करते हैं तो हम उस टेक्नोलॉजी में पिछड़ जाते हैं। आज जो नई कटिंग एज टेक्नोलॉजीज आ रही है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उन पर अभी से हम रेगुलेशन करें, विनियमन करें और उनके साथ में तालमेल बना करके सरकार और देश की जनता जो है वो काम करे, तो हम उस टेक्नोलॉजी में पिछड़े नहीं रहेंगे। हमें भी आगे बढ़ने का एक फ्रंट फेसिंग प्लेटफॉर्म जो है वो हमें देखने को मिलेगा, हम भी उसके ऊपर काम कर पाएंगे, भारत के वैज्ञानिक भी उसके साथ में काम कर पाएंगे। वरना हम पुरानी टेक्नोलॉजीज पर ही, पुरानी तकनीकों पर ही काम करते रह जाते हैं, नई टेक्नोलॉजीज को हम अडॉप्ट कर ही नहीं पाते। 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद हमारे यहाँ आती है, तब तक विदेशों में और नई टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व कर चुकी होती है। तो हम आज की उभरती टेक्नोलॉजी के साथ में अपना सामंजस्य बिठा पाए, अपना तालमेल बिठा पाए, ये भी सरकार को यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। तो ये हमारा एक माइंड मैप है जो वेब 5.0, जो एक कंसेप्ट जैक डॉर्सी लेकर के आते हैं, उसके द्वारा हमें समझने को क्या क्या चीजें, क्या क्या मुद्दे हमें ध्यान होने चाहिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको समझने का प्रयास हमने किया है।